नमस्कार, मैं सुशील सर, कर्तव्य आईएएस में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए, सिविल सर्विसेज के इस बैच में हम लोग जुड़ते हैं। नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। इस समय ये इसकी टाइमिंग जो है, जो पुरानी एनसीईआरटी है, वहाँ पे 9000 से लेकर 9000 बीसी से लेकर अभी नई एनसीईआरटी जो आ रही हैं, यहाँ 4-5 भी माने जा रहे हैं, ठीक है। बस टाइमिंग को लेके कल ही लेक्चर में हमने बता दिया है, क्योंकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो अभी लहुरा देव एक साइट खोजा गया है बस्ती में, जहां 9000 बीसी के चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो हम लोग पुरानी रामशरण शर्मा की एनसीईआरटी से ही लेके चलते हैं और 1000 बीसी इसका टाइम जोन, ठीक। इस काल के जो मानव थे, जाहिर सी बात है हम लोग प्राक इतिहास काल पढ़ रहे हैं। और प्राक इतिहास काल, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राक इतिहास काल वस्तुतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर है। यहाँ कोई लिटरेचर नहीं है, साहित्यिक साक्ष्य नहीं है। अतः बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि इस कालखंड का जो मानव था वो किस प्रकार के औजार का प्रयोग करता था, ठीक है। तो इसके औजार जो थे वो नियोलिथिक थे, नियोलिथ, लेकिन वो सेल्ट प्रकार के जो है पत्थरों से बने हुए होते थे, ठीक है। शेल्ट प्रकार के पत्थर से बने होते थे, ठीक है जी। नियोलिथिक एज है, चमकदार, है ना, पॉलिश, पॉलिश एवं चमकदार प्रकार के इनके औजार थे। ध्यान रहे, पाषाण काल में औजार जो इनकी लिथि है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन लिथियों के माध्यम से ही इनकी पहचान है। इसी के माध्यम से संस्कृतियां डेवलप हो रही हैं। जैसा कि आप देख चुके हैं कि आदिम सभ्यता प्राइमेट युग से लेकर मानव की एक विकास की लंबी कहानी हम लोगों ने चर्चा की है, ठीक है। और इस बीच के पड़ाव में पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण आया, जहां पे शिकारी जीवन, घुमंतु जीवन एक प्रकार से कह लीजिए। अभी उनके पास कह लीजिए कोई वस्त्र नहीं है, नंगे हैं, गुफाओं में रहते हैं, ठीक है। और शिकार पे अधिभारता थी। मध्य पाषाण काल तक आते आते मानव जो है माइक्रोलिथ का ही इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ भी वही स्थिति बनी हुई है। एक बड़ा परिवर्तन यहाँ पे दिखाई दिया मध्य पाषाण काल में, कि मानव पशुपालन के महत्व को समझ गया। मानव जीवन में पशुओं का क्या महत्व हो सकता है, इसका पहचान मध्य पाषाण काल में हुआ। साथ ही शवाधान पद्धति से मानव परिचित हुआ, ठीक है। और एक युगल समाधान भी मिला है, मैदहा से कल के लेक्चर में आपने पढ़ा होगा। और महिला के गले में मृग सींग के छल्ले हैं। इससे ये धोतक, इसका ये धोतक है कि आगे चल के, क्योंकि उस दौर में भी जो महिला थी वो सौंदर्य चेतना से युक्त थी। और आगे चल के आप देख रहे हैं कि तमाम फैशन डिजाइनर या बहुत बड़ा उद्योग जो है इस पे टिका हुआ है। ये आगे हम लोग नगरीय सभ्यता में देखेंगे, ठीक है। जहाँ की पहले भीमबेटका से आप चित्रकारी के साक्ष्य पाए हैं, ये भी आधुनिक सभ्यता का एक बड़ा अंग है, ठीक है। तो यहाँ से होते हुए हम लोग नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज में आए हैं। अब जो वो एक आदिम सभ्यता है, अब धीरे धीरे एक ग्रामीण कल्चर के तौर पे विकसित होते हुए यहाँ दिखाई देगी, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नवपाषाण काल में जो प्रमुख रूप से यहाँ जो परिवर्तन हुआ, इसके विशिष्ट लक्षण क्या थे। विशिष्ट लक्षण,
इस कालखंड का। तो आपको पता है कि इसी कालखंड में जो सबसे पहला बड़ा परिवर्तन होता है, आग के प्रयोग की जानकारी हो जाती है। आग के प्रयोग की जानकारी मानो आग के उपयोग से परिचित हुआ। ठीक है, अब ये कोई छोटी घटना नहीं है। आग के उपयोग से परिचित होना या आग का प्रयोग, या इसे दूसरे भाषा में कहें, ह्यूमन जो थे, मानव जो था, वो टेम्परेचर ज्ञान से परिचित हो गया। टेम्परेचर ज्ञान हो जाने से कृषि आसान हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं रबी, खरीफ, जायद की फसलें विशेष टेम्परेचर पे ही पैदा होती हैं। ठंडी की फसलें, ठीक है, ठंडी में अक्टूबर से लेके मार्च तक, और इधर अभी खरीफ की फसलें चल रही हैं जहां पे धान वगैरह, बारिश बहुत, टेम्परेचर बहुत चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप टेम्परेचर ज्ञान होने की वजह से इस कालखंड के लोगों को कृषि का ज्ञान हो गया। कृषि की शुरुआत यहीं आपसे इस एक बड़ी शुरुआत, जो कृषि की प्रॉपर शुरुआत है, इसके पहले कालखंड में हम लोग पढ़ रहे थे, मध्य पाषाण काल में एक स्थल पाया गया था। आप हमको बताइए कि उस स्थल से वन्य धान के साक्ष्य पाए गए थे। अब आप समझ पा रहे होंगे कि वह जो जंगली धान था, ठीक है तो जंगली धान, प्रॉपर सीड नहीं है या प्रॉपर कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, एग्रीकल्चर, लेकिन आप ये देखिए कि एक शुरुआत थी वहां पे। लेकिन यहाँ पे आते हुए इस कालखंड में कृषि की प्रॉपर शुरुआत हो जाती है। ठीक है, अब जब कृषि शुरू हो गई, आपकी फसलें, हम आपके भी गांव में आप देखेंगे फसलें हैं, तो जाहिर सी बात है उन फसलों को ध्यान में रखते हुए वहां कई परिवार बसने लगे। ठीक है, परिवार भी वहां रुकेगा, और परिवार रुकेगा तो स्थायी जीवन का की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो तीसरा लक्षण यहाँ पे क्या आया? स्थायी जीवन की शुरुआत। जीवन की शुरुआत। ठीक है, स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई। ठीक, स्थायी जीवन की जब शुरुआत आप करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको अनाज मिल रहा है, कृषि शुरू हो गया, अग्नि मिल रही है, खाना वाना बना सकते हैं, लेकिन खाएंगे किसमें? मतलब आपको बर्तन वगैरह भी जरूरत है, सामान को एक स्थान से दूसरी स्थान पे ले जाने के लिए भी अब पहिए वगैरह इन सब चीज का निर्माण यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि चौथा जो यहाँ बड़ी प्रवृत्ति है, कुम्हार के चाक का प्रयोग शुरू हो गया। कुम्हार के चाक का प्रयोग शुरू हो गया। ठीक है, प्रयोग शुरू हो गया। ठीक, कुम्हार के चाक का प्रयोग शुरू हो गया। अब कुम्हार का चाक आ गया तो जाहिर सी बात है मिट्टी के बर्तन बनने लगे। अच्छा, मिट्टी के बर्तन बनने लगे और आग के प्रयोग की जानकारी हो गई, अर्थात पक्के पकाए मिट्टी के बर्तन यूज में आने लगे। ठीक है, तो इन सब प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए ये जब सारी गतिविधियां जहां एक साथ शुरू हो रही हैं, आग का उपयोग, कुम्हार के चाक का प्रयोग, ठीक है, ये किसको जन्म दे देगी? ये जाहिर सी बात है एक ग्रामीण संस्कृति को ये जन्म दे देगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बार ग्रामीण संस्कृति यहाँ पे दिखाई देती है। ग्रामीण संस्कृति, क्योंकि वस्तुओं का आपस में लेन देन, एक जगह रहना, घर निर्माण करना, कृषि करना, इन सब उपक्रम में एक दूसरे से मेलजोल, ठीक है, आपसी संबंध, और वही जो है ग्रामीण संस्कृति को, ठीक है, बढ़ावा देती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो हम आदिम सभ्यता से लेके एक ग्रामीण कल्चर तक सफर कर चुके हैं। आइए देखते हैं इन प्रवृत्तियों के आधार पे जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए उसे हम लोग देखते हैं। थोड़ा ये भी देख लीजिए, नवपाषाण काल जो है, ये नाम किसने दिया था इसे नवपाषाण काल? तो एक है विद्वान जॉन लुब्बाक। जॉन लुब्बाक महोदय हैं, इन्होंने 1865 ईस्वी में, ठीक है, इसका नामांकन किया, नवपाषाण काल।
पाषाण काल, ठीक है, जॉन लुबाक ने 1865 में। ठीक, तो आइए देखते हैं इन प्रवृत्तियों के आधार पे कि आग का प्रयोग शुरू हो रहा है, कृषि की शुरुआत हो रही है, स्थायी जीवन की शुरुआत हो रही है, और इसी के साथ साथ कुम्हार के बर्तन और कह लीजिए एक चाक, ठीक है, एक पहिए का निर्माण यहाँ पे हो रहा है, जिससे वस्तु का एक दूसरे से आदान प्रदान, ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना सुलभ हो सके। ठीक है, इन सब प्रवृत्तियों के आधार पे आइए देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ है। इससे जुड़े जो आपके यहाँ सवाल पूछे जाएंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कृषि की शुरुआत हो रही है। कहां पे घटना घटी, आइए देखते हैं। ये उत्तर प्रदेश में एक स्थान है बस्ती, और यहां पे एक स्थान है लहुरा देव। लहुरा देव, ठीक है, बस्ती में संत कबीर नगर है, वहीं पे स्थित है लहुरा देव। और इस लहुरा देव से 9000 से लेकर 9000 बीसी से लेकर 8000 बीसी के बीच का चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य पाए गए। ठीक है, क्या मिला है? चावल का साक्ष्य मिला है। ठीक, तो भारत में सबसे प्राचीनतम जो है अनाज कौन सा पहला मिल रहा है? चावल मिल रहा है। ठीक है, लेकिन भारत ये जो चावल है आप देख रहे हैं यहाँ पे 9000 से 8000 बीसी के आसपास मिल रहा है। ठीक है, आइए दूसरा स्थल चावल का यही उत्तर प्रदेश में, और ये ध्यान रखिएगा ये गंगा घाटी का मैदान है। तो ये बताइए उस समय अगर जो है चावल जो है मिला है यहाँ पे प्राचीनतम 9000 बीसी के आसपास, तो क्या आज चावल नहीं होता गंगा घाटी के मैदान में? होता है जी। यहाँ पे उपयुक्त दशाएं हैं, भौगोलिक दशाएं हैं, जिससे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये सब चावल के गढ़ माने जाते हैं। ठीक है, पंजाब से ही ले लीजिए तो यहाँ पे आप देखेंगे बिहार, झारखंड, ये पूरा गंगा घाटी का मैदान है, और यहाँ पे चावल पहले से भी पाए जाते हैं, और यहीं पे सबसे प्राचीन चावल के साक्ष्य मिले। इसके पहले जो था स्थान वो था इसी प्रयागराज में एक स्थान है झूसी के पास, कोल डिहवा। डिहवा, ठीक है, झूसी के पास है कोल डिहवा, जहां लगभग 6500 बीसी 6500 बीसी प्राचीन चावल के साक्ष्य मिले थे। के साक्ष्य मिले। अभी हम लोग नवपाषाण काल में कृषि से संबंधित इवेंट को देखते हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए चावल का गढ़ कहां पे है। पहले आप क्या पाषाण काल में पढ़े हैं? ये वेलन घाटी ही है। तो वेलन घाटी में नवपाषाण काल में पहली बार चावल कृषि से संबंधित जीन्स मिल रहे हैं। कहां से? लहुरा देव से और कोलडिहवा। ठीक है, तो अगर लहुरा देव नहीं दिया है तो सबसे प्राचीनतम चावल कहां पे हो जाएगा? कोलडिहवा। लेकिन कृषि का जो प्राचीनतम जो पहले क्वेश्चन पूछा जाता था वो ये देखिए, ये है बलूचिस्तान, यहां पे है बलूचिस्तान, और यहीं पे एक स्थल है मेहरगढ़। अब पाकिस्तान में है मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़, और इस मेहरगढ़ में ये लगभग 7000 बीसी का स्थल है। पहले प्राचीनतम कृषि का स्थान मेहरगढ़ माना जाता था। जब कोलडिहवा 6500 बीसी में चावल के साक्ष्य मिला तो प्राचीनतम स्थल कौन सा है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ नवपाषाण काल का स्थल होते हुए भी ये पूर्व हड़प्पा, ये हड़प्पा काल का भी स्थल माना जाता है। तो अब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? जैसे
हम लोग छोटे से जब बच्चे थे शैशव अवस्था में, तो हम ही वो थे जो शैशव अवस्था में थे, फिर किशोरावस्था में आए, फिर युवावस्था में, ठीक है, आगे वृद्धत्व अवस्था में जाएंगे। तो आप ये देखिए जो संस्कृतियां हम लोग पढ़ रहे हैं, ग्रामीण संस्कृति, इसी के कुछ ऐसे तत्व को लिया जाएगा जो आगे चल के नगरीय सभ्यता के तौर पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए इसे आप ध्यान रखिएगा। ये जो मेहरगढ़ है, ये मेहरगढ़ आगे चल के हड़प्पा सभ्यता में भी ये स्थल मिलता है। मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, 7000 BC का। किसके लिए जाना जाता है? यहां कृषि के साक्ष्य पाए गए। ठीक है, कृषि के साक्ष्य। अब आपको ये देखना है कि कृषि के साक्ष्य हैं, कृषि तो यहां भी है, चावल, ठीक है, और ये 9000 अभी लेटेस्ट खुदाई हुई है, इसलिए लहुरा देव मान लिया जाता है। लेकिन पहले के जो क्वेश्चन बनते थे कृषि के साक्ष्य में, तो यही मेहरगढ़ माना जाता था। अब ये 7000 से पहले का मिल चुका है लहुरा देव, इसलिए ट्रांसफर ये हो गया। अगर ये नहीं रहेगा तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ होगा। यहां से कौन कौन सी कृषि है, इस पे भी खूब क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले गेहूं, गेहूं, फिर जौ, जौ, और फिर कपास, कपास। कुछ बागवानी वाली भी फसलें हैं यहां पे, ठीक है, गेहूं, जौ, कपास, ठीक। लेकिन आप ये देखिए कि ये तीन चीजें यहां की प्राप्ति जो हो रही है, कपास का ओरिजिन देश कौन सा है? भारत ही है, क्योंकि नवपाषाण काल मेहरगढ़ से मिल रहा है, और कपास से सूती वस्त्र, ठीक है, सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक है, सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक। अब ये देखिए जौ, ये जो जौ है, ठीक है, जौ, तो जौ ये सबसे प्राचीनतम जो है अनाज है। अनाज, ठीक है, भारत में प्राप्ति है, ठीक है, लेकिन यहां जो मध्य एशिया में सबसे प्राचीनतम उपयोग में आया था जौ, ठीक। वैदिक काल में भी पूछा जाता है, जौ ऋग्वैदिक काल में है, यौ के नाम से है, ठीक है। तो पहला अनाज आप जौ जो, ठीक है, प्राप्त है। गेहूं, कपास यहां पे, ठीक, कृषि के साक्ष्य यहां से पाए गए। इसके बाद यहां पे आप देखेंगे स्थायी जीवन के भी साक्ष्य पाए गए। किसके? स्थायी जीवन के साक्ष्य पाए गए। किस चीज के साक्ष्य पाए गए? स्थायी जीवन के साक्ष्य पाए गए। स्थायी जीवन के साक्ष्य पाए गए। साक्ष्य पाए गए, ठीक है, स्थायी जीवन के साक्ष्य पाए गए। जाहिर सी बात है, स्थायी जीवन आदमी कहां रहना पसंद करेगा? जहां पे देखिए रोटी भी मिल रही है गेहूं के रूप में, यहां रोटियां मिल रही हैं, कपास, पहनने के वस्त्र मिल रहे हैं, और यहीं से पालतू भैंस भी मिली है, पालतू भैंस भी मिली है, अर्थात दूध, घी, ठीक है, तमाम चीज यहाँ पे, मांस, यहाँ बहुत सारी उपलब्धता हो पा रही है, इसलिए यहाँ पे आवश्यक दशाएं मिल रही हैं। अगर इसे भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो इसके ऊपर हिंदू कुश पर्वत है, यहाँ पे किरथर एवं सुलेमान की पहाड़ियां हैं पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये भी पूछ लेगा किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों के क्षेत्र में किस प्रकार के अनाज पाए जाते हैं। सावधान हो जाइएगा, यहाँ पे कहीं भी आपको चावल नजर नहीं आ रहा है। विकल्प में वो धान, चावल भी देगा, और यही आपको बाहर करना होगा। चावल कहाँ पे है? गंगा घाटी के मैदान में है, ध्यान रखिएगा कहाँ उपलब्धता है। अब प्राचीनतम कृषि की साइट हो गई है लहुरा देव, ध्यान रखिएगा, संत कबीर नगर। और यहां से क्या मिल रहा है? किरथर की पहाड़ी से, या सुलेमान या किरथर कह लीजिए, किरथर रेंज जो है, सुलेमान रेंज है, इस क्षेत्र में इसे रोटी का टोकरी कहा गया है। रोटी का टोकरी, टोकरी, ये बलूचिस्तान एरिया को रोटी के टोकरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां गेहूं और जौ दोनों अनाज मिले हैं जिससे रोटियां
बनती हैं। ठीक, तो आप ये देख पा रहे हैं। और जौ ही सबसे प्राचीन अनाज के रूप में ये पूरे मध्य एशिया में इसकी प्राप्ति है, क्योंकि इस सभ्यता का मेसोपोटामिया वगैरह से भी है। ठीक है लिंक। तो ये पहला जो प्राप्त अनाज है जौ है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में चावल है। ठीक है यहाँ पे। तो पहला अनाज आपसे पूछता है जौ, लगाइएगा। ठीक, चलिए ये हो गया कृषि से संबंधित। और देख लीजिए कृषि से संबंधित, यहां कश्मीर में 2 साइट है, बुर्जहोम, 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 जिसका शाब्दिक अर्थ है जन्म स्थान, जन्म स्थान। ठीक है, शाब्दिक अर्थ क्या है? जन्म स्थान। अब यहां कौन कौन सा जन्म लिया, क्या क्या चीज? जाहिर सी बात, जिन साइटों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इतिहास के दशा दिशा को प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बुर्जहोम से क्या मिला है? बुर्जहोम और एक साइट यहीं पे है गुफ कराल, ध्यान रखिएगा, एक साइट है गुफ कराल। गुफ कराल, गुफ कराल, ये दोनों जम्मू एंड कश्मीर में साइट है। दोनों की समानता पे बात कर लीजिए पहले। दोनों जगह से शिकारी जीवन के साक्ष्य हैं। तो शिकारी जीवन जो प्रॉपर शुरुआत से चला आ रहा है अभी भी यहां पे है, लेकिन खाद्य संग्रहणकर्ता के रूप में पहले थे मानव, आज संग्रहणकर्ता के साथ साथ उत्पादनकर्ता भी मानव हो गया, क्योंकि कृषि की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे बुर्जहोम में शिकारी जीवन है, तथा यहां मानव के साथ कुत्ते के दफन के साक्ष्य। ठीक, मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य। कहां से? बुर्जहोम से। ठीक है, दफनाए जाने के साक्ष्य, मतलब पहला जो पालतू पशु आ रहा है वो क्या है? वो कुत्ता है। कहां से मिल रहा है? बुर्जहोम से। किस काल की साइट है? नवपाषाण काल की। लेकिन पशुपालन की शुरुआत कहां से हुई है? मध्यपाषाण काल से। ठीक, पहला पालतू पशु कुत्ता है। ठीक, चलिए, वहीं गुफ कराल जो है एक कुम्हार का, ठीक है, गुफ कराल, यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे और बुर्जहोम में एक कॉमन चीज है, यहां गड्ढेदार घर मिले हैं। क्या मिला है? गर्त निवास, गर्त निवास के साक्ष्य मिले हैं, मतलब गड्ढेदार घर के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? कश्मीर से। गड्ढा बना के वहां पे रहने वाले लोगों के साक्ष्य पाए गए। ठीक है, गर्त निवास। अब आप देखेंगे हम लोग स्थायी जीवन की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो यही एक स्थल है महगढ़ा, महगढ़ा। महगढ़ा, ठीक है, महगढ़ा में आप देखेंगे कि यहां पे गोलाकार झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले भाई? गोलाकार झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, गोलाकार झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? महगढ़ा से। ठीक, अब ये गोलाकार झोपड़ी मतलब रहने के जो तरीके हैं वो बदल रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। यहां गोलाकार झोपड़ी के साक्ष्य हैं। ठीक, और यहां क्या है? गर्त निवास है, गड्ढे वाले घर, मतलब स्थायी जीवन में इनके घरों की परंपरा अलग अलग। और यही महगढ़ा से एक पशु बाड़ा मिला है, पशु बाड़ा मिला है। ठीक, पशु बाड़ा मिला है। ठीक, जहां पशुओं को इकट्ठा करके रखा गया था। यहीं से जौ के साक्ष्य भी मिले हैं, जौ के साक्ष्य भी मिले हैं।
तो पशु बाड़ा एक जगह पशुओं को रखने, पालतू पशु, पालतू जीवन जो है मध्यपाषाण काल से शुरू हो चुका था, लेकिन इस जो यहाँ पे निकल के आ रहा पहला पालतू पशु क्या है? कुत्ता। कहां से मिला? बुर्जहोम से। जब हम लोग हड़प्पा पढ़ेंगे वहां रोपण एक स्थल मिलेगा पंजाब में जहां मानव के साथ कुत्ते के दफन के साक्ष्य पाए गए। नवपाषाण काल में बुर्जहोम, और यहां पे पशु बाड़ा कहां पे? महगड़ा। स्थल कहां पे है? ये बेलन घाटी का ही स्थल है, अर्थात उत्तर प्रदेश में है, मिर्जापुर के आसपास। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहां पे क्या है? गोलाकार झोपड़ी के साक्ष्य। आइए, बिहार में एक स्थल है चिरांद। चिरांद, चिरांद, यहां से पशुओं के हड्डी के औजार पाए गए। पशुओं के हड्डी के औजार पाए गए। औजार पाए गए। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट हो सकता है आपसे? क्यों ये पूछा गया है, पूछ लिया गया है क्वेश्चन, पशुओं के हड्डी के औजार? क्योंकि अभी तक आपने देखा कि जो औजार थे वो पत्थर से ही बनाए जाते थे। ठीक है, पत्थर से बनाए जाते थे, लेकिन पहली बार पत्थरों से अलग हटके जो मृग के सींग थे उनसे औजार, टूल्स बनाए जाने लगे। वो स्थल कहां पे है? बिहार में है, चिरांद। ठीक, वैसे असम में है सारुतलु, सारुतरु, दार्जिलिंग हल्डी, हर्डिंग, ये सब जो है स्थल, ये आप देखेंगे नवपाषाणिक स्थल हैं। ठीक है, और भी कुछ चीजें, मैसूर में आप देखेंगे एक स्थल है लिंगू शिंगूर। लिंगू शिंगूर, यहां से पहला नवपाषाणिक, पहला नवपाषाणिक टूल्स प्राप्त किया गया था। ठीक है, लिंगू शिंगूर जो है ये पहला स्थल है कर्नाटका के मैसूर में, यहां से पहला जो है उपकरण उठाया गया था नवपाषाण काल का। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लिम्मेसियरे थे जिन्होंने पहला उपकरण उठाया था उत्तर प्रदेश में, और पहला स्थल था लिंगू शिंगूर जो नवपाषाण काल का, जहां से पहला उपकरण नवपाषाणिक उठाया गया था। एक स्थल था बुदिहाल जहां से सामूहिक भोज के साक्ष्य मिले थे। बुदिहाल, यहां से सामूहिक भोज के साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य मिले हैं बुदिहाल से। ये नवपाषाणिक संस्कृतियों के स्थल हैं। जान लुब्बाक महोदय ने नवपाषाणिक नाम दिया, और पहला जो टूल्स पाया गया, साक्ष्य पाया गया, लिंगू शिंगूर से। ठीक है, और कृषि का जो प्राचीनतम है वो है लहुरादेव, जहां 9000 बीसी के धान के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य। वहीं कोलडिहवा से 6500 बीसी प्रताप, ये प्रयागराज में है, झूसी में, और ये आप देख रहे हैं 6500 बीसी के चावल के साक्ष्य पाए गए हैं। वहीं कृषि की शुरुआत प्राचीनतम तौर पे आप देखेंगे मेहरगढ़, जहां से गेहूं, जौ, कपास का, ठीक है, साक्ष्य मिला है। यहीं से स्थायी जीवन तथा पालतू भैंस के साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है, ये दशाएं, और अगर इनके घरों के प्रकार के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो गोलाकार जो झोपड़ी है वो महगड़ा से, ठीक है,
और कल एक स्थल आपने मैहदहा पढ़ा था। ध्यान रहे, एक स्थल आपने क्या पढ़ा था? मैहदहा, जहां युगल समाधान पाया गया था। मैहदहा से युगल समाधान पाया गया था, ठीक है। वो मध्य पाषाण काल का स्थल था जिसमें महिला के गले में क्या था? मृग सिंह के छल्ले थे। तीन इसे इन्हीं घटनाओं को, जो यहां पे कृषि है, स्थायी जीवन है, आग के उपयोग की जानकारी है, इन्हीं घटनाओं के चलते एक ग्रामीण कल्चर का विकास संभव हो पाया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि पूर्व पाषाण काल में ऐसी स्थिति नहीं थी। वहां पे केवल शिकारी जीवन था और खाद्य संग्रहण की भूमिका में थे। हाँ, एक नवीन इवेंट वहां पे दिखाई देता है कि वहां पे चित्रकारी की भीमबेटका से शुरुआत दिखाई देती है, ठीक है। और उच्च पूरा पाषाण काल में इसी लोहदा नाला में, बेलन घाटी के लोहदा नाला से अस्थि की, ठीक है, मानव मूर्ति प्राप्त होती है। वहां से बाहर आते हुए आप देखें, मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत थी बागौर और आदमगढ़ से, ठीक है। और वहां के बाद अब नव पाषाण काल में कृषि की शुरुआत, स्थायी जीवन और झोपड़ी निर्मित होने लगे और एक ग्रामीण कल्चर का विकास संभव हुआ। यह सफर कहां तक था? लगभग 1000 बीसी के आसपास, ठीक है। इसी दौरान एक प्रापर संस्कृति का विकास चल रहा था, ताम्र पाषाणिक संस्कृति का, ठीक है। आइए हम लोग उसको देखते हैं। चाल्कोलिथिक एज या चाल्कोलिथिक पीरियड, ठीक है। ताम्रपाषाण काल, तो ध्यान रहे ताम्रपाषाण काल जो है ये है 4000 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, 1000 बीसी तक। ठीक, 4000 बीसी से लेकर, ठीक है, 4000 बीसी से लेकर 1000 बीसी, ठीक है, ये इसका टाइमिंग है। आप ये देखिए कि पहला जो है मानव पहली धातु का इस्तेमाल करने जा रहा है तांबे का, लेकिन जैसे ही ये लिखा हुआ है ताम्र पाषाण काल, आप ध्यान रखिएगा यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि ताम्र पाषाण काल, हम एक प्रश्न ही बना ले रहे हैं आपसे, ध्यान रखिएगा। ताम्र पाषाण काल के लोग किस प्रकार के औजार का प्रयोग करते थे? औजार का प्रयोग करते थे। अगर ये क्वेश्चन आए, इसमें विकल्प आपका है तांबा, विकल्प आपका है तांबा, ठीक है, विकल्प आपका है तांबा। ताम्र पाषाण काल है, ठीक है,
ये क्वेश्चन है ताम्र पाषाण काल के लोग जो है किस प्रकार के औजार का प्रयोग करते थे। पहला आंसर है तांबा, दूसरा है तांबा प्लस लोहा, चेक करके बताएं। तीसरा है तांबा प्लस पत्थर, ठीक है। चौथा है तांबा प्लस पत्थर प्लस लकड़ी। बताएं, ये चार जो है इनमें आपको दिया गया है, आपका चैप्टर है ताम्र पाषाण काल, और इसमें पहला ही प्रश्न आपसे पूछ ले कि ताम्र पाषाण काल के लोग किस प्रकार के औजार का प्रयोग करते थे, इसमें बेहतर क्या होगा, सबसे सही क्या हो सकता है। तो जाहिर सी बात है पहली जो धातु इन्होंने इस्तेमाल किया वो है तांबा, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर करिए, बताएं क्या आंसर हो सकता है, तांबा, तांबा प्लस लोहा, या तांबा प्लस पत्थर, या तांबा पत्थर या लकड़ी। तो ध्यान रहे ऐसी स्थिति में ये यहां पे सीधे लिखा हुआ है ताम्र प्लस पाषाण काल, जो संस्कृतियां पहले से चली आ रही हैं, ठीक है। जैसे अभी हम लोग बर्तन में स्टील से आगे बढ़ के टेफ्लॉन की तरफ बढ़ चुके हैं, कभी मिट्टी के बर्तन थे, फिर तांबे के, फिर, लेकिन कहने का सेंस है कि जब आप टेफ्लॉन भी इस्तेमाल करेंगे तब भी सुराही के रूप में मिट्टी का बर्तन भी दिखाई पड़ जाएगा, तांबे का भी बर्तन दिखाई पड़ जाएगा, स्टील तो अभी चलन में ही है। तो कहने का मतलब जो पुरानी संस्कृतियां हैं वो विलुप्त नहीं होती हैं, बस कम प्रयोग में रहती हैं, ठीक है, नई कल्चर में। तो इस तरह से यहां पे सही क्या हो जाएगा, तांबा पत्थर प्लस लकड़ी, जो पहले से लकड़ी के औजार या पत्थर के औजार हैं वो हैं संस्कृतियों में, नया क्या जुड़ जाएगा, तांबा, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तांबा। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे चैप्टर का नाम है उसी से ही क्वेश्चन बना लेगा परीक्षक, और पूछा गया है, ठीक है। तो हमने बस जानकारी के लिए क्वेश्चन कि आप चैप्टर को किस तरह से लेते हैं, ठीक है, और वहां से ही क्वेश्चन तुरंत बना सकता है, और अमूमन बहुत लोग तांबा भी आंसर कर सकते हैं। चलिए, तो ये चाल्कोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है, और पहला प्रयोग की गई धातु थी, मानव द्वारा पहला प्रयोग में ली गई धातु थी। धातु क्या है, तांबा। ध्यान से देखिएगा, सस्ते क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, इसी को कापर कहा जाता है, शीयू, ठीक है। पहला पशु कौन सा था, कुत्ता। कहां से मिला है, बुर्जहोम से। बुर्जहोम कहां पे था, जम्मू कश्मीर में। बुर्जहोम किस काल का स्थल था, तो अगर आपसे ये सारे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप तुरंत बताएंगे बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में नवपाषाण काल का स्थल था, ठीक है। तो ये इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आ गए आप, पहला जो प्रयोग कर रहा मानो तांबा। अब इस पे जोर हम बार बार क्यों दे रहे हैं, इस चाल्कोलिथिक एज है, तांबा का प्रयोग जैसे पत्थर का किया वैसे तांबा का नहीं। जब धातु आएगी तो यहाँ की ग्रामीण संस्कृति कुछ पहले से भिन्न होगी, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे तलाश करते हुए देखेंगे। आइए देखते हैं। ये देखिए राजस्थान है, यहाँ पे है बनास घाटी, बनास नदी, ठीक है, बनास नदी है, ठीक। और इस बनास नदी घाटी में दो स्थल यहां पे मिलेंगे, आहाड़, आहाड़, और एक स्थल मिलेगा गिलिंदु, गिलिंदु, ठीक है। कहां पे है, राजस्थान में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक स्थल और यहां हम लोग पढ़ लेते हैं, गणेश्वर, गणेश्वर, ठीक है, ये राजस्थान का हो गया। और ताम्रपाषाणिक ताम्रकाल के स्थल देख लेते हैं, ये देखिए एमपी हो गया। एमपी में देखते हैं, यहां पे एक स्थल है गुंगेरिया,
गुंगेरिया। और एक स्थल है नौदा टोली। नौदा टोली, ठीक है, नौदा टोली। टोली, ठीक है। अभी स्थलों की पहचान देख लीजिए और फिर आगे हम लोग देखते हैं इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं। ये एमपी हो गया, जिससे आपको आसानी हो, यही पूछ लेगा गुंगेरिया किस स्टेट में है, तो आप एमपी देखिए, महाराष्ट्र मत मारिएगा। नौदा टोली को लेके बहुत सारी किताबें महाराष्ट्र भी लिखी हुई हैं, आप ध्यान रखिएगा यही एमपी में है। क्या विशेषता है हम अभी बताते हैं। ये देखिए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो हम लोग देखेंगे वो स्थल है नेवासा। नेवासा, दैमाबाद, दैमाबाद, इनाम गांव, इनाम गांव, ठीक है, और यहां पे चंदौली। चंदौली, ठीक है जी। कुछ चलिए ठीक है, आज हम लोग यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।